जर्मनी का यूनिफिकेशन, पहली बात तो दोनों पैरेलल चल रहे थे, ये बात मैंने आपको क्लास के शुरू में बताई थी कि जर्मनी का यूनिफिकेशन और इटली का यूनिफिकेशन दोनों अप्रॉक्स सेम ही ईयर में जाके यूनिफाइड हुए थे। ठीक है, इसकी बात हम लोग कर रहे थे क्लास में। जर्मनी का यूनिफिकेशन आप लोग पढ़ते हैं बेसिकली 1866 से लेकर 1871 तक। ठीक है, 1866 से लेकर 71 तक का जो पीरियड है इसको जर्मनी का यूनिफिकेशन या जर्मनी के एकीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक, वो कब से कब तक पढ़ा था हम लोग ने इटली का? 1858 से लेकर 70 तक ये तो पढ़ा था। और लेकिन फाइनली हमने देखा था 71 में ही तो ये रोम उसका कैपिटल बना और उसके बाद में 71 में हुआ। तो ये भी लगभग सेम ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है। अब जब इसका यूनिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है तो पहले से अगेन फिर वही बात है कि जर्मनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जर्मनी की कंडीशन उस समय कैसी थी, कौन था इसके आसपास या कौन सी फेडरेशन जर्मनी को रूल कर रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं जर्मनी के बारे में। अगेन एक बहुत गंदा सा मैप बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। बहुत खतरनाक मैप बन रहा है। ऐसा कुछ बना लो, अभी पता लगेगा क्या। ऐसा कुछ बना लो। हो गया, चलो देखते हैं। ये जो पार्ट है ये था किंगडम ऑफ स्पेन। ये वाला जो पार्ट है ये है किंगडम ऑफ फ्रेंच। इसको बोलते थे किंगडम ऑफ पर्शिया। इसको बोलते थे किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया। इसको बोलते थे किंगडम ऑफ इटली, जो कल आप लोग इटली पढ़ रहे थे। ठीक है, किंगडम ऑफ इटली। ये सेशल्स वाला एरिया है और ये कौन सा है? सर्देनिया। ठीक है, ये तो था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आसपास की कंट्रीज का। यहाँ पे जो बीच की जगह है इसको बोला जाता था कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन इसको बोला जाता था। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन ही लेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बना जाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन ही लेटर पीरियड में जाके क्या बना? जर्मनी बना। ठीक है, यहाँ पे एक पार्ट और है, इसको भी डिज़ाइन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इसका नाम भी अभी बीच में आएगा। ऊपर का एरिया है ये थोड़ा सा, और इसको हम लोग बोलते थे डेनमार्क। ठीक है, हाँ, इसको बोलते थे हम लोग डेनमार्क। तो ये पूरा एरिया है आपका जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए मैप के अकॉर्डिंग जो हम लोग को देखना है। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। कहाँ पे? किंगडम ऑफ इटली, ये मैंने सेशल्स बताया था ना, किंगडम ऑफ टू सेशल्स नीचे का एरिया होता था, ये सर्दिनिया होता था, इटली ही तो था पूरा। नीचे का मैप देखोगे जाके तो पता लग जाएगा आपको यहाँ क्या बना है। सर्दिनिया और सेशल्स।
वाला आ रहा है ना कैमरे में, इधर वाला पोर्शन। चलो अभी इसको इधर कर देना, जो कि इधर करेंगे बाकी काम सारा अभी कर देना, पहले बना लीजिए। नहीं छोड़ना नहीं है, यही जगह है क्योंकि मैप रहने देना है हम लोगों को। यहाँ तक आ रहा है। क्या करेंगे अभी, इसको ऐसे घुमा दो थोड़ा, यहाँ तक आ जाए पूरा, पूरा आ गया। यहाँ तक पूरा ठीक है। देखिए मैप समझ लिया आप लोगों ने, ये है स्पेन का एरिया, ये है वही फ्रांस जिसकी बार बार बातें करते थे हम लोग अभी तक, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये पर्शिया जो बार बार बातें आती थी। तो ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये पर्शिया है, ये ऑस्ट्रिया है, नीचे का किंगडम इटली था, ये ऊपर का किंगडम डेनमार्क था, ये जो बीच का एरिया बचा हुआ था इसको बोलते थे कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, या बाद में चल के यही क्या बना, कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बना। ठीक है, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन अब हम लोग को देखना। कॉन्फेडरेशन का मतलब यहाँ पे बात जो समझने की है वो ये है कि कॉन्फेडरेशन बहुत सारे टुकड़ों से टूटा हुआ बना हुआ था। ठीक है, कई टुकड़े छोटे 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 शहरों के हो चुके थे और उन शहरों से मिलकर कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बना दिया था। जर्मनी का कोई नाम ही नहीं था। ठीक है, जर्मनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं। हुआ ये था कि आप सबको पता है कि हम लोग जब थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हमको पता है यहाँ पे रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर का रूल लगभग पूरे यूरोप के ऊपर था। हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉर्म में, और रोमन एम्पायर पूरा फैला हुआ था यूरोप के ऊपर। इस रोमन एम्पायर के अंदर जर्मनी का भी एरिया आता था, ऑब्वियस सी बात है, तो जर्मनी का भी एरिया है। तो इस रोमन एम्पायर के अंडर में क्या था कि इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया हुआ था, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया हुआ था। और वो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन लगभग छोटे छोटे 300 शहरों का एक समूह था। कितनी? 300 सिटीज़ का एक समूह था। इटली में तो मैंने आपको बता दिए थे 10-12 थे, तो मैंने आपको बता दिया था इटली, तो मैं यहाँ 300 है, 300 तो नहीं बता सकते। तो यहाँ पे 300 शहरों का एक बहुत बड़ा समूह था जिसको हम लोग कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े 300 शहर, 300 शहरों के बाद में यहाँ पे कहानी शुरू होती है 1804 से। 1804 से कहानी ऐसे शुरू होती है कि यहाँ पे आपको पता है नेपोलियन है। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा था, यहाँ से रूल को अपने इंपीरियलाइज करना शुरू किया था और वही साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। नेपोलियन बोनापार्ट में 1804 में इसको क्या करा, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को 300 जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उन 300 बड़ी बड़ी सिटीज़ को कंबाइन करके जोड़ जाड़ के 39 सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। कितने? 39 शहरों में। जो बड़े बड़े 300 शहर थे इसने उनको सबको तोड़ ताड़ के कितने में कर दिया, मिला मिला के 39 शहरों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक देश के अंदर बड़े बड़े, या आप इसको सिटीज़ कह लो, स्टेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, फिलहाल ये वहाँ के रीजन्स हैं, क्षेत्र। ठीक है, तो ये वो सिटीज़ या स्टेट्स थी जो 300 बड़ी बड़ी थी। नेपोलियन ने क्या करा, इसको तोड़ ताड़ के कितने में कर दिया, सिर्फ 39 में। ठीक है, 39 में हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, छोटा होने का मतलब एरिया तो लगभग वही है, लेकिन अब हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आगे चल के यूनिफाइड करने में। तो एक योगदान तो हम किसका पढ़ते हैं यहाँ पे, नेपोलियन का। कि नेपोलियन ने क्या करा था, जब इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को अपनाया तो वो यहाँ फ्रांस से निकला था। फ्रांस से निकलते हुए उसने किंगडम ऑफ इटली को भी रूल किया, और किंगडम ऑफ इटली के अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन पे भी रूल किया अपना बहुत ज़्यादा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को उसने कन्वर्ट करके कितने पार्ट में कर दिया था, 39 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 1806 की बात आई, 1806 की बात आई तो इसको बोला जाता है कि नेपोलियन ने अपने समय में कोएलिशन को लेके कुछ प्रोसेस चलाया था। बोला जाता था फर्स्ट कोएलिशन ऑफ वॉर, सेकंड कोएलिशन ऑफ वॉर, थर्ड कोएलिशन ऑफ वॉर। हर कोएलिशन ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है, पहले कोएलिशन ऑफ वॉर में कुछ स्टेट को कैप्चर कर लेता था वो जाके,
सेकंड कोएलिशन वॉर में दूसरी स्टेट पे बढ़ता था कि उसको कैप्चर कर लेता था, और तीसरे कोएलिशन में कुछ और स्टेट पे बढ़ता था उसको कैप्चर कर लेता था। तो 1806 तक 2 कोएलिशन वो कर चुका था जो इटली से रिलेटेड थी। यहाँ पे क्या हुआ, और ये जर्मनी वाला भी मैंने आपको बताया 1804 में, यहाँ पे एक हुआ थर्ड कोएलिशन ऑफ वॉर, ठीक है, यहाँ पे हुआ 1806 में थर्ड कोएलिशन ऑफ वॉर। ठीक है, ये थर्ड कोएलिशन ऑफ वॉर का मतलब यही था कि ये जो जर्मन स्टेट्स हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बोल रहे हैं, इस कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन के अंदर जितना भी ईस्टर्न राइन का एरिया है, ईस्टर्न राइन के एरिया का मतलब इसको अगर मैं ऐसे करूं तो वेस्ट कौन सा होगा, ईस्ट कौन सा होगा, ईस्ट ही हो जाएगा और वेस्ट ही हो जाएगा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन के थ्रू इसने क्या करा, ईस्टर्न पार्ट को, ईस्टर्न जो राइन का एरिया है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब पूरा जर्मनी किसके कंट्रोल में, नेपोलियन के कंट्रोल में आ चुका। ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखा कहीं ना कहीं जो 300 सिटीज़ को 39 सिटीज़ में ये कन्वर्ट कर रहा है, तो वो पूरे जर्मनी को कन्वर्ट करने की कोशिश की इसने इसके अंदर, और सक्सेसफुल भी है उसके अंदर। लेकिन ईस्टर्न राइन का कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको भी इसने क्या करा, यहाँ पे 1806 के अंदर कोएलिशन वॉर के अंदर इसको भी एनेक्स कर लिया। ठीक है, तो बचा बचाया जो जर्मनी का पूरा कंट्रोल था वो 1806 तक किसके पास है, अभी फ्रांस के पास में है, और फ्रांस ने उसको कोएलिशन में ले चुका है। ठीक है, इसके बाद 1807 मैंने ये बताया 1806 के अंदर कोएलिशन ऑफ वॉर के अंदर जर्मनी का जो बचा कुचा पार्ट था, कौन सा, ईस्टर्न राइन का एरिया जो बचा था, पूर्वी राइन का एरिया, उसको भी नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, हाँ इतनी सी बात है। तो 1806 तक पूरा का पूरा ये कोएलिशन के थ्रू इनके अंडर में आ चुका। ठीक है, 1807 पे चलते। 1807 के अंदर जो आपको पर्शिया दिख रहा है वहाँ पे, ठीक, एक और कोएलिशन हुआ, इसको बोल सकते हो आप फोर्थ कोएलिशन ऑफ वॉर। इस फोर्थ कोएलिशन ऑफ वॉर के अंदर नेपोलियन फ्रांस से कहाँ पहुँच चुका था, पर्शिया के अंदर पहुँच गया था। ठीक है, और पर्शिया की कुछ टेरिटरीज को वो कंट्रोल करना चाहता था, एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रहा तो कहीं भी जा सकता। तो उसने 1807 के अंदर क्या करा, यहाँ पर्शिया पे अटैक करा, और पर्शिया यहाँ पे अपनी कुछ टेरिटरीज लूज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्शिया हार जाता है, पर्शिया हार गया। ठीक है, 1807 के अंदर पर्शिया यहाँ पे हार जाता है। तो कोएलिशन ऑफ वॉर के अंदर पर्शिया के हारने के बाद में ही यहाँ से कहानी पूरी की पूरी शुरू होती है। ठीक है, 1807। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा पीछे चल के कि पर्शिया के हारने से क्यों फर्क पड़ा जर्मन के ऊपर या जर्मन स्टेट के ऊपर। ये है पर्शिया, ये है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्पेन। इन तीनों का नाम मैंने कल क्यों लिखा था एक साथ, हाँ? क्लर्जी पावर, क्लर्जी में कौन से मत के मानने वाले थे ये लोग, कैथोलिक थे ना ये लोग। ठीक है, ये सारे के सारे लोग क्या कैथोलिक्स हैं। पर्शिया की तरफ जाएंगे तो इसको बोला जाता था ये प्रोटेस्टेंट था। कैसा था ये, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब उदारवादी लोग होते हैं, लिबरल्स होते हैं। हमको ये बात पता है कि प्रोटेस्टेंट जहाँ पे आ जाए तो उसका मतलब होता है लिबरल्स होते हैं, अपने यहाँ के लोगों के ऊपर धर्म को बहुत ज़्यादा थोपते नहीं कि आपको हर चीज़ धर्म के अकॉर्डिंग ये करना पड़ेगा, बाइबल को ही आपको मानना पड़ेगा, उसके अलावा आप किसी भी तरीके के अपनी मर्जी के कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा प्रोटेस्टेंट के अंदर होता नहीं है, लिबरल्स होते हैं। ठीक है, कैथोलिक्स बहुत ऑर्थोडॉक्स होते थे। ऑर्थोडॉक्स होने का मतलब यही होता था कि ये किसी भी तरीके की स्टेट को जब यहाँ पे रूल किया करते तो अपने लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया करते थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो इर्द गिर्द किसके घूमेंगे, बाइबल रूल ऑफ द क्लर्जी। ठीक, इन्हीं के आसपास घूमा। तो ये जो कहानी अगेन फिर आप लोग को देखने को मिल रही है इन स्टेट्स के अंदर। एक तो रीज़न एक्सपेंशन था नेपोलियन का, कि नेपोलियन क्या करना चाहता था, एक्सपेंशन करना चाहता था। उसी एक्सपेंशन की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए अगर हम लोग, तो ये हम लोग को क्या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है दो स्टेट्स के बीच में, दिख रहा है ना। एक कैथोलिक्स हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स हैं, और कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट अलग अलग
ठीक। तो यहाँ पे तो इनका समूह बना हुआ है, सारे के सारे कौन लोग, फ्रांस हो जाए, ठीक है, यहाँ पे स्पेन हो जाए, और इधर आप ऑस्ट्रिया ले लो। इन लोगों का तो पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है। इसी की वजह से तो इन्होंने क्या करा था, ये जो जर्मनी है और ये जो इटली है, इस जर्मनी और इटली को इन सब ने मिलकर परेशान किया हुआ है। बात समझ रहे हो, ये स्पेन है, फ्रांस है और ऑस्ट्रिया, इन तीनों स्टेट ने मिलके इटली को और जर्मनी को मिलकर परेशान किया हुआ था। ये आपने इटली के यूनिफिकेशन में भी देखा और अभी जर्मनी में भी हम लोग यही सब चीज़ें देख रहे हैं। ठीक, एक बेचारा पर्शिया है साइड से जो लगा हुआ है, वो प्रोटेस्टेंट है, लिबरल टाइप का, वो लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता है और लोगों को आज़ाद करना चाहता है, मदद करता है। जैसे अभी आपने कहा देखा था इटली के यूनिफिकेशन में, लास्ट में जो 2 वॉर हुए थे, दोनों वॉर में पर्शिया ने किसकी मदद करी थी, इटली की मदद करी थी। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी तो इटली यूनिफाई हुआ था। तो ये पर्शिया जो था, पर्शिया हमेशा मदद करने की कोशिश किसकी करता था, वो ऐसे लोगों की, चाहे वो जर्मनी के हो चाहे वो इटली को। इससे आप लोग क्या लॉजिक लगा सकते हो कि प्रोटेस्टेंट लिबरल होते थे तो वो लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए चाहते थे, इस सब चीज़ों को चाहते थे। ये लोग कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्सनेस के थ्रू इस सब चीज़ों को फ्री नहीं करना चाहते थे और उसको एनेक्स करने की कोशिश किया करते थे। चलिए, ये वाला एंगल यहाँ समझ आ गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते, 1807 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, देखो पर्शिया हारा। पर्शिया हारने का मतलब आप लोग इनडायरेक्टली समझ रहे हो ना, किसके ऊपर असर पड़ेगा, जर्मनी और इटली के ऊपर। जर्मनी और इटली नुकसान में है अगर पर्शिया हार रहा है। अभी तक तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए, ठीक है। कौन नुकसान में अगर पर्शिया हार रहा है, जर्मनी और इटली, ठीक। यहाँ डाउट किसी को, इतना समझाने के बाद यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर्शिया किसकी टीम का है, टीम मान लो टीम 1 टीम 2, ठीक है। पर्शिया किसकी टीम का है, अभी जर्मनी की टीम का है, ठीक है, इतना मान लेते हैं। चलिए थोड़ा और वापस चलते हैं। अठारह सौ 7 पर्शिया यहाँ पे हार गया था। उसके बाद बात आ जाती है फिर अगेन 1815 की, ठीक है। 1815 तक तो रट गया होगा आप लोग को कि क्या हुआ है 1815 के अंदर, क्या हुआ 1815 के, हाँ, वियना कांग्रेस, ठीक है। 3-4 बार आ गया, तो हर टॉपिक में आ रहा है बार बार, ठीक है। तो वियना कांग्रेस इस समय में हुई, और वियना कांग्रेस के अंदर अब आपको पता है कि कौन हारा था, नेपोलियन हारा था, फ्रांस हार गया था यहाँ पे। नेपोलियन के हारते ही यहाँ पे जो वियना कांग्रेस हुई थी, इस वियना कांग्रेस के अंदर कुछ कंट्रीज बहुत पावरफुल होके निकली। उन कंट्रीज में अगर फ्रांस को हम एक तरफ कर दें तो बची हुई कंट्रीज जो पावरफुल हुई थी, उन कंट्रीज में एक थी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया थी पावरफुल बन के आई ऑस्ट्रिया, ठीक। एक थी रशिया, रशिया का रीजन ये है, देखो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये सब रशिया, ये सब रशिया, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे स्पेन। वियना कांग्रेस के बाद में ये कुछ कंट्रीज पावरफुल होके आए, क्योंकि फ्रांस यहाँ पे लूज कर गया था। फ्रांस यहाँ लूज करने का मतलब नेपोलियन यहाँ पे हारा था, और नेपोलियन को हराना इन लोग के लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि नेपोलियन धीरे धीरे करके ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली, जर्मनी किसी को नहीं छोड़ने वाला था। उसकी पॉलिसी बहुत सिंपल थी। तो नेपोलियन के हारते ही अब ये बात करी गई कि यार फ्रांस के कंट्रोल में तो अभी तक कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का एरिया था, बाकी सब हम भूल जाते हैं, क्या करना हमको, जर्मनी पढ़नी है, ठीक। तो फ्रांस के अंडर में किसका एरिया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का एरिया है। तो फ्रांस के अंदर में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का एरिया है, बोले अब ये किसको दें हम लोग, नेपोलियन से तो हमने छीन लिया, नेपोलियन के पास से हट गया ये सारा का सारा एरिया। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन किसके पास में जाना चाहिए, ये पावर किसके पास में जाना चाहिए। तो 1815 की कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात का डिसीजन लिया गया कि ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का कंट्रोल जो होगा वो कंट्रोल जाएगा ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास में, किसके पास में जाएगा, ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास, ठीक है। हालांकि अगर इसके अंदर आप नाम ऐड करो ऑस्ट्रिया, रशिया, स्पेन, तो पर्शिया भी आएगा साथ में, ठीक है। तो ये पर्शिया का एरिया भी आता था, जीता पर्शिया भी था यहाँ पे, ट्रीटी तो वो इसके साथ भी हो सकती थी। तो ये एरिया पर्शिया को भी दे सकते थे ये लोग, लेकिन इन लोग ने ऑस्ट्रिया को क्यों दिया, पर्शिया लिबरल है, आज़ादी देगा, आज़ादी देगा, डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेसी का मतलब रिवॉल्यूशन होगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, ये सब चीज़ों को रोकना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंट्री को पावर दो जिसके हाथों में हमारी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बैठी हुई है।
तो इन्होंने पावर किसके हाथों में दी यहाँ पे, ऑस्ट्रियन एम्पायर के हाथों में। ठीक, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ जो आपका राइन है वो किसके हाथों में चला गया, वो चला गया ऑस्ट्रियन एम्पायर के हाथों में। हाँ हाँ, मोनार्की, मोनार्की यहाँ सभी जगह है, बस कुछ लिबरल मोनार्की है और कुछ जगह ऑर्थोडॉक्स मोनार्की है, इतना है। ठीक है, पर्शिया में मोनार्की, वहाँ पे भी राजा हुआ करता था। पर्शिया लिबरल था, मैंने ये बोला लिबरल होने का रीज़न यही था कि लिबरल है तो वो लोगों को आज़ादी देना शुरू कर देगा, कंजर्वेटिव सोच नहीं थी उसकी, ये बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर का कंट्रोल, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, और यहीं से आप लोग इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी का नाम आप दे सकते हैं। हम दे सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी। चलिए, इसी को बोला जाता है द बिगनिंग। अब यहीं से सब कुछ शुरू हो गया। अभी तक तो फ्रांस के कंट्रोल में था तो लोग जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि एक फ्रांस की पावर से छोड़ के सीधा ऑस्ट्रिया की पावर में चले जाना, तो फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं। जैसे नेपोलियन रूल्स को यहाँ पे जिस तरीके से पॉलिसीज़ को अपना रहा था ऑस्ट्रिया, उससे गंदी पॉलिसी अपना सकता था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव सोच का था। इस वजह से यहाँ पे बिगनिंग अगर शुरू हुई तो बिगनिंग शुरू हुई, यहाँ पे बोला जाता है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गया। लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होना शुरू हो गई। लोग चाहते थे अब एक यूनिफिकेशन हमारी खुद की स्टेट हो और हम उस स्टेट के अंदर रह सकें, ऐसा यहाँ के लोग चाहते थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन या कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ बोला जाता है कि 1815 के बाद से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यहाँ जनरेट हुआ। उसका बहुत बड़ा रीज़न था यहाँ के जो फिलोसफर्स थे, उन फिलोसफर्स ने जो आइडियाज़ दिए थे। फिलोसफर्स के कुछ नाम मैं आपको बता चुका था, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है, एक जॉन लॉके थे, ठीक, और कोई नाम याद आ रहा है, रूसो। ये उस समय के फिलोसफर्स थे जिन्होंने यहाँ पे नेशनलिज्म के आइडिया जनरेट करने में लोगों के अंदर मदद करी। आपको पता है इन सबका योगदान लगभग पूरे यूरोप के अंदर ही रहा है। जहाँ पे क्रांति होती थी, कुछ भी होता था, ऐसे फिलोसफर्स जाके तुरंत उनकी मदद किया करते थे और एक आइडिया को स्पार्क किया करते थे लोगों के अंदर। ठीक, लोगों का थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट तो दिखना शुरू हो ही चुका था यहाँ पे, और प्रोटेस्ट दिखते दिखते बात आ गई लगभग 1815 से आप मूव करेंगे कहाँ पे, सीधे 1834 पे। ये सब चीज़ें लोगों के अंदर धीरे धीरे चलती है। 15 से हम लोग जा रहे हैं 34 की तरफ। ठीक है, 34 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था पर्शिया ने, जिसकी वजह से ये 34 वाला पॉइंट हमको पढ़ना है। ठीक, 1834 में आप लोग को याद रखना है ये वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग ज़ोलवेरिन, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोलवेरिन। हुआ क्या 1834 के अंदर जो पर्शिया है, यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे हम लोग, पर्शिया। पर्शिया लेड एम्पायर जो है पूरा का पूरा, उसने क्या करा, यहाँ पे ज़ोलवेरिन को अनाउंस कर दिया एक्सेप्ट ऑस्ट्रियन एम्पायर। बोले ऑस्ट्रियन एम्पायर को ज़ोलवेरिन नहीं देंगे, बाकी सारे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, हम सबको क्या देंगे, ज़ोलवेरिन देंगे। ज़ोलवेरिन का मतलब सुना कभी, नहीं सुना, नहीं सुनोगे कि कैसे पढ़ा कहाँ अभी तुम लोग। ज़ोलवेरिन का मतलब होता है फ्री ट्रेड, जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टैक्स ना लगे या फ्री ट्रेड हो, उसको बोला जाता है ज़ोलवेरिन। ठीक है, तो रशिया ने यह बहुत चालाकी से एक डिसीजन लिया 1834 के अंदर कि हमारे आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, या इटली हो, या जर्मनी हो, कोई भी हो, हम सबको यहाँ पे ज़ोलवेरिन या फ्री में ट्रेड कराएंगे। हमारे यहाँ आइए, आप बाउंड्री क्रॉस कीजिए और बाउंड्री क्रॉस करके हम आपके ऊपर एक भी पैसे का टैक्स नहीं लगाएंगे, आप फ्री ट्रेड करके जाइए। ठीक है, लेकिन किसको छोड़ देंगे, हम ऑस्ट्रिया को छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया को नहीं पसंद करते थे। ऑब्वियस सी बात, अपोजिट सोच वाले लोग हैं, तो ऑस्ट्रिया से इनकी थोड़ी बनी भी रहती थी। और प्रॉब्लम ये भी थी कि ऑस्ट्रिया से इन लोगों को किसी भी तरीके से कंट्रोल लेना था जर्मनी का, एक रीज़न ये भी था। ठीक है, किसके हाथ में कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया के हाथ में, तो जर्मनी का कंट्रोल है अभी पूरा का पूरा।
ये जर्मनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते थे, तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई यहाँ पे, ज़ोलबर्न की पॉलिसी, जो 1834 में यहाँ रेगुलेट की गई। यहाँ तक कोई डाउट किसी तरीके का? क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सोच ले, डाउट सोचो क्या? अच्छा रुक गए, लो लिखो, सोच लो, जब सोच लेना तो बता देना सर हमने सोच लिया, अब लिखिए। हाँ, एब्जॉर्ब करने के लिए माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी हो क्या गया है। दो पूछो। हाँ, इसी को जर्मनी कहा जाता है। नहीं, ये जितना भी कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन लिखा हुआ है, ये ऊपर से आपको एक जगह दिख रही है, लेकिन यहाँ पे 300 टुकड़े हैं। कितने? 300 टुकड़े। उन 300 टुकड़ों को नेपोलियन ने 39 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया था, कन्वर्ट करके 39 में ले आया। अब वो 39 भी टूटे हुए किसके पास चले गए? ऑस्ट्रिया के पास में चले गए, टूटे जाके। उसी को एक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। हाँ, कौन बताएगा वेस्ट और ईस्ट को लेकर? सारा बताओ। तुम्हारा एब्जॉर्व हो गया? क्या बता दें? ये वाला ज़ोलबर्न वाला 1834 में, ये वाला जो स्टेट है पर्शिया, ये वाला, इसने क्या करा, अपने यहाँ एक पॉलिसी लागू कर दी। पॉलिसी क्या थी? ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, ये कंट्री, इनमें से कोई भी आए, चाहे ऊपर की आए चाहे इधर की आए, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे यहाँ एंटर करेगा, हम उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। आओ ट्रेड करो, गुड्स लो, परचेज करो, जाओ यहाँ से, जो कीमत है देके चले जाओ, हम आपके ऊपर बाउंड्री टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कर दिया। लेकिन इन्होंने किसको छोड़ दिया? इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि इसके कंट्रोल में पूरा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, तो ये लोग क्या चाहते थे, पर्शिया वाले, इनके कंट्रोल से निकल के वो हमारे कंट्रोल में आ गए, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। फ्रांस के बगल में वेस्टर्न पार्ट, हाँ, तो वो वेस्टर्न पहले कर चुका है ना। 300 स्टेट की जो 39 स्टेट बनी थी उसमें वो वेस्टर्न पहले ही ले चुका था। बच गया था क्या? ईस्टर्न, बस छोटा था, ईस्टर्न लेने के लिए बाद में पहुंच गया, ये था। पहले वेस्टर्न तो ले चुका था। पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ में है। यहाँ पे नेपोलियन ने पूरा कंट्रोल, फ्रांस का पूरा कंट्रोल नेपोलियन के हाथ में था। ये 1815 के बाद चेंज हुआ कि ऑस्ट्रिया के हाथ में चला गया, अभी तक उससे पहले फ्रांस के पास में। ठीक है, पहले से उसके कंट्रोल में था। हाँ हाँ, लूज कर दिया क्योंकि नेपोलियन बचा नहीं। हाँ, उसके बाद ये कहानी चल रही है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, आगे चलें। अब ये है era 1848 का। 1848 के आसपास जर्मनी में के अलावा इटली में क्या चल रहा था? 1848 में इटली में क्या चल रहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी गुड। 1846 से 49 तक चला था, तो 1848 के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। उसी जर्मनी ने जब इटली को देखा, तो इटली को देखने के बाद में उनके अंदर भी ये सब भाव गए हैं कि जब ये लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग भी यूनिफाइड कराने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना यूनिफाइड कराने के लिए लड़ना शुरू कर दें। तो यहाँ पे जर्मनी के लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, और वो रिवॉल्ट था फॉर द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग या संविधान की डिमांड के लिए यहाँ पे 1848 में लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है,
चलिए यहाँ पे थोड़ी सी कहानी को समझना ज़रूरी है। यहाँ पे अब मैं पर्शिया लिखने वाला हूँ कुछ। पर्शिया का नाम आ रहा है तो यहाँ पे एक किंग थे, किंग विलियम फोर्थ। एक्चुअल में इनका नाम पूरा है किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, लेकिन आप किंग विलियम फोर्थ भी नाम से याद रखेंगे तब भी आपके लिए ईजी हो। ठीक है, तो ये किंग विलियम फोर्थ जो यहाँ के पर्शिया के राजा थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो जर्मनी है, जर्मनी को उसके राइट्स मिलने चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये इन्होंने बोलना पर्शिया से शुरू कर दिया। बोले और उसके राइट्स के लिए उसको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, उसको पूरी तरीके से पर्शिया देने के लिए तैयार है। ठीक है, पर्शिया कूद जा रहा है किसके अंदर, जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर, जर्मनी को यूनिफाइड कराने के लिए। कंट्रोल में किसके, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। लेकिन पर्शिया क्या बोल रहा है, नहीं ये जो डिमांड कर रहे हैं ये सही डिमांड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, और जर्मनी के लोगों को उनके अधिकार भी मिलने चाहिए। ये कौन बोल रहा, पर्शिया के राजा बोल रहे। तो पर्शिया के राजा ने बोला चलो ठीक है। तो पर्शिया के लोगों ने बोला ठीक। अब यहाँ पे एक पार्लियामेंट बना दी गई। मैंने ये बताया कि यहाँ पे 1848 के अंदर डिमांड उठ गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जर्मनी के अंदर भी। तो जर्मनी में जब ये डिमांड उठ गई तो पर्शिया के राजा ने सपोर्ट किया यहाँ पे, बोले कि ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं सही है, इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको इनके राइट्स कब मिलेंगे, जब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसी या कुछ पार्लियामेंट जैसी या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनी हुई होंगी, तब तक इनको ना कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता ना राइट्स मिल सकते। तो ये जर्मनी को उसके राइट्स मिलने चाहिए, और अगर उसके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं उसको, तो हम हेल्प करेंगे, हम उसकी जो भी उसकी नीड होगी उसको फुलफिल करेंगे। ये किसने बोल दिया, विलियम फोर्थ ने अपनी तरफ से बोल दिया। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है बच्चों पर्शिया की, कहाँ की, पर्शिया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर एक क्या होता है, लॉ पास किया जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ की, पर्शिया के अंदर। पर्शिया जो बोल रहा है कि किसको राइट मिलना चाहिए, जर्मनी को राइट्स मिलने चाहिए सारे के सारे। राजा ने भी बोला चलो मिल जाने चाहिए। तो ये 1848 ही की बात कर रहे हैं। जैसे राजा ने बोला, राजा के बोलने की देरी थी, लोगों ने फटाफट एक पार्लियामेंट बना दी पर्शिया के अंदर, और बोले जर्मनी को उसके राइट्स के लेके हमारे यहाँ कानून पास किया जाएगा। क्या होगा, अभी भी आप देखते हो, अगर किसी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट या प्रॉब्लम या कुछ ऐसा होता है, तो कोई अमेरिका क्या करती है, अपनी पार्लियामेंट में बैठ कर उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले लेती है। कुछ ऐसा होता है, अगर वो कंट्री किसी एक यूनियन में नहीं है, किसी के कंट्रोल में, तो ऐसा आज के समय में भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या करा, अभी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, मैंने बोला कंट्रोल वाली जो जगहें होती हैं उसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है, कुछ बोला जा सकता है। अभी चाइना जैसे कंट्रोल अपना जबरदस्ती दिखाता रहता है ताइवान के ऊपर। अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि चाइना का कंट्रोल ताइवान के ऊपर है, तो अमेरिका अपने पार्लियामेंट में बैठेगा और बोलेगा कि चलो अटैक करो, हम ताइवान को आज़ाद कराएंगे। होगा ना, ये कर सकता है, फिर कौन रोकेगा उसको, उसकी पार्लियामेंट है, जो चाहे वो डिसीजन ले। ठीक है, किसी भी कंट्री का नाम ले। तो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने क्या बोला कि हम लोग एक यूनिफाइड जर्मनी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। क्या बोला इन्होंने, हम लोग एक यूनिफाइड जर्मनी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा जिसकी ये लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, यूनिफाइड जर्मनी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। ठीक, चलिए जैसे ये बात राजा को पता लगी, अरे इन्होंने तो पूरी पार्लियामेंट बना के फॉर्मेशन भी करने की बात कर दी और संविधान भी आ जाएगा, राजा तुरंत पीछे हट गया, विलियम फोर्थ तुरंत पीछे हट गया। तो ये यहाँ पे विलियम फोर्थ ने क्या करा, बैक स्टेप ले लिया। विलियम फोर्थ बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तो ये बोला था कि उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, ये थोड़ी कि आप उसके लिए आज़ादी की बातें करना शुरू कर दो। ठीक है, तो राजा पीछे क्यों हट गया, क्योंकि राजा को लालच था कि ऑस्ट्रिया से ये पूरा का पूरा कंट्रोल पर्शिया के हाथों में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जर्मनी अलग ही चला जाए पूरा का पूरा। यहाँ की पार्लियामेंट ये बोलने लगी कि जर्मनी को हम यूनिफाइड कर देंगे, जर्मनी का ऐसा हो जाएगा। तो राजा यहाँ से पीछे हट गया। ठीक, अब राजा यहाँ से पीछे हट गया, क्वेश्चन उठने लगा, तो राजा से पूछा कि आप क्या चाहते हो। राजा बोला हम चाहते हैं कि जर्मनी का जो कंट्रोल है, या जो आपकी पूरी की पूरी कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है, वो किसके अंडर में आ जाए, पर्शिया के अंडर में आ जाए। राजा ने क्या बोला, जो जर्मनी का कॉन्फेडरेशन है वो किसके अंडर में आ जाए, पर्शिया के अंडर में आ जाए। ये बात राजा बोल रहे हैं।
चलो ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाले बोले ऐसा है तो ऐसे ही जर्मनी को यूनिफाइड करा लेंगे, राजा की बात को कौन टाल सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे होना शुरू हो गई। तो क्वेश्चन उठा यहाँ पे, बोले चलिए पर्शिया के कंट्रोल में तो आ जाएगा क्या, जर्मनी, लेकिन दो बातें हैं, एक बात और दो बात। पहली बात ये है कि हम लोग क्या ऑस्ट्रिया को भी इंक्लूड करेंगे या हम लोग ऑस्ट्रिया को एक्सक्लूड करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कहाँ से बताएं, बताओ। हाँ, यहाँ पे शुरू से बता दे रहा हूँ, 1848 में यहाँ पे डिमांड शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। राजा ने समर्थन दिया, हाँ वहाँ का संविधान होना चाहिए। राजा के समर्थन के बाद ही तुरंत फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर्शिया के अंदर बन गई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने क्या बोला, यूनिफाइड जर्मनी का फॉर्मेशन कर दो और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बना दो, क्योंकि हमारा राजा भी यही चाहता है। राजा आगे आया, बोला ना ना मैं तो ये नहीं चाहता, मुझे यहाँ पे यूनिफाइड जर्मनी को तो बनाना है, लेकिन उसका कंट्रोल कौन रखेगा, पर्शिया रखेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है इसका कंट्रोल किसके हाथों में है अभी, ऑस्ट्रिया के हाथों में। तो फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया राजा से कि आप ये बताइए कि आप ऑस्ट्रिया को इंक्लूड करके जर्मनी को लेना चाहते हैं या ऑस्ट्रिया को एक्सक्लूड करके जर्मनी को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो राजा बोले ये तो हम ऑस्ट्रिया से ही पूछ लेते हैं, चलो ऑस्ट्रिया से पूछने चलते। ठीक, तो जर्मनी के यहाँ के पर्शिया के राजा कहाँ जाएंगे अब, ऑस्ट्रिया। 1850, अगली डेट लिखेंगे आप लोग 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जर्मनी के जितने भी लोग थे, वो जर्मनी के लोगों को आपको पता है वो किसी भी तरीके से ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में तो नहीं रहना चाहते थे, वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल से खुद को बाहर करना चाहते थे। उनको मौका एक मिल रहा था अभी जर्मनी के यूनिफिकेशन का, वो शायद ना मिल पाए क्योंकि राजा नहीं चाहता है पर्शिया में। तो इनके पास दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन क्या था यहाँ के लोगों के पास, ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल से चलो किसके कंट्रोल में चले जाए, पर्शिया के कंट्रोल में चले जाए, क्योंकि पर्शिया कम से कम इस आइडिया के ऊपर तो टिकेगा, यूनिफाइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया तो करना ही नहीं चाहता है, तो ये कम से कम हमको यूनिफाइड तो कर देंगे जो अलग अलग स्टेट हमारे। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ के जितने भी लोग थे इन्होंने भी यहाँ पे समर्थन दिया पूरा पर्शिया को, और बोले हम लोग पर्शिया के साथ जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रिया के साथ नहीं जाएंगे। रेफरेंडम जैसी चीज़ यहाँ होती नहीं है अभी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग रिवॉल्ट या प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके फेवर में, कि हमारे पास ऑस्ट्रिया को पर्शिया का कंट्रोल आ जाना चाहिए और ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हमारे पास से हट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, तो 1850 में क्या हुआ, यहाँ के राजा विलियम फोर गए किसके पास में, ऑस्ट्रिया के पास में। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया की ट्रीटी के बाद में नवंबर 1850, नवंबर 1850 के अंदर जनता है, जनता जनार्दन पूरी की पूरी जब प्रोटेस्ट कर रही है पूरे देश की, तो क्या होगा, यही तो होगा, इसलिए दोनों में ट्रीटी साइन हो गई। आपको पता ऑस्ट्रिया को सभी लोगों ने यहाँ पे किनारे पे कर दिया था, कैसे, एक तो टैक्सेस के फॉर्म में, सारी कंट्रीज मिलकर ट्रेड कर रही है, ऑस्ट्रिया अलग थलग पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रिया का कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ में। दूसरी चीज़, अगर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में अगर किसी भी तरीके के सहयोग की हम लोग बातें करेंगे, ऑस्ट्रिया फ्रांस को सपोर्ट करता था, फ्रांस ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता था, तो आपको पता है इटली एक बार खरीद चुका है फ्रांस को। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को इतना भरोसा भी नहीं था फ्रांस हमारी मदद करेगा अगर हम वॉर करें ना करें। तो ऑस्ट्रिया को ये बात बता दी कि जर्मनी हमारे कंट्रोल से जाना ही जाना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली थी 1850 में, जिसके अंदर क्या हुआ, नवंबर 1850 में कंट्रोल को अपने हाथों में छीन लिया किसने, पर्शिया। कंट्रोल जर्मनी बाय पर्शिया, इसको ऑस्ट्रो पर्शियन ट्रीटी बोला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रो पर्शियन ट्रीटी बोला जाता है ऑफ 1850, 1850 की ऑस्ट्रो पर्शियन ट्रीटी। ठीक है, 1850 तक की तो कहानी ये है, और 1850 तक आपको पता है कि अब जो किंगडम ऑफ ऑस्ट्रिया का खतरा था उससे जर्मनी कहाँ जा चुका है, अब पर्शिया के हाथों में जा चुका है। अब पर्शिया के हाथों में जाने के बाद में आसान है थोड़ा सा इसके लिए यूनिफिकेशन करना, ये बात इनको भी पता दी, क्योंकि पर्शिया एक लिबरल कंट्री था, तो यहाँ के लोगों को राइट्स भी देगा उसी तरीके से।
ठीक, ऑब्जर्व कर रहे हो ना जब तक मिटा रहे हैं, हाँ करते रहना। नोट करो इसको जल्दी से। 1861 तक जर्मनी खुश था, खुशहाली के जीवन जी रहा था अपना, अच्छा खासा पर्शिया के अंडर में आ चुका था। और पर्शिया के अंडर में आने के बाद में लगभग लिबरल ही हो चुका था जर्मनी भी, ऑस्ट्रिया से तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन 1861 में सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट में क्या होता है, यहाँ के जो किंग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। कौन है किंग? विलियम फोर। विलियम फोर की यहाँ पे डेथ हो जाती है 1861 में, ठीक है। विलियम वन की डेथ होने के बाद में इनके जो ब्रदर होते हैं, भाई इनका जो होता है, उसका नाम था विलियम वन, ठीक है। वो यहाँ का नया किंग बन जाता है। पर्शिया का नया किंग कौन बन जाता है? विलियम वन, ठीक है। इसी लिखते हैं शायद, एक है यहाँ भी आता है विलियम वन, ठीक। विलियम वन यहाँ के किंग बन जाते हैं 1861 के अंदर, ठीक। तो यहाँ से शुरू होता है एरा ऑफ वॉर्स। 1861 और 62 के एरा को ही बोला जाता है एरा ऑफ वॉर्स। अब यहाँ से एरा ऑफ वॉर्स शुरू हो जाता है, ठीक है। एरा ऑफ वॉर्स शुरू इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो विलियम वन किंग है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं जर्मनी के फेवर में। एक बहुत बड़ा जर्मन क्रांतिकारी था जिसका नाम आप लोग अब यहाँ पे पढ़ने वाले हो। कोई बताएगा जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को करवाया था? जर्मनी का बहुत बड़ा क्रांतिकारी बिस्मार्क, ठीक, गुड। उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। किंग क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क को एज अ फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे अध्यक्ष से है, राष्ट्रपति से नहीं है। ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी। कर तो दिया था 1815 में वेना के बाद में, कर तो दिया था कि अब वो कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी ही के नाम से जाना जाएगा। ये जो मैप है 1812 के आसपास, 10 के आसपास का मैप है लगभग। उसके बाद में क्या हुआ, कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बना था, तो वो वेना कॉन्फ्रेंस के बाद में बन गया था, ठीक है। हाँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बन चुका था वो। अब इस कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है, सिर्फ जर्मनी नहीं है, ठीक है। अब इस कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी है, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा एक स्टेप क्या हुआ 1861 में, जैसे ये किंग बने, इन्होंने ऑटो वॉन बिस्मार्क को अपना फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त करा और जर्मनी का यहाँ पे क्या करा इन्होंने, इसका प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे नियुक्ति लेते हैं, ठीक है, नियुक्ति लेने के बाद में ये अगेन फिर से यहाँ पे एक डिमांड शुरू कर देते हैं। वो डिमांड यही थी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी जो है उसको एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारा यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए। हम लोग अभी बहुत पार्ट में बटे हुए हैं, तो अभी भी हमारे जो डिवीज़न है उस डिवीज़न का यूनिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये क्रांति लाने वाला पर्सन यहाँ पे कौन है, यही ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसने यहाँ पे लगातार डिमांड शुरू कर दी, क्योंकि पर्शिया के कंट्रोल में था, तो ये बात खुल के नहीं बोल सकता था कि हमको आज़ादी चाहिए। पर्शिया का ही तो राजा अपॉइंट कर रहा है इसको, और अगर बोल देगा हमको पर्शिया से ही आज़ादी चाहिए तो ये तो अभी गलत बात हो जाएगी। तो इसने अभी सबसे पहला टारगेट क्या रखा, इसने बोला कि हम यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चाहते हैं, ठीक। और बोले जर्मनी के यूनिफिकेशन में कौन कौन सी फोर्सेज अगर बीच में रोकने आती है तो उन फोर्सेज से निपटने के लिए हमारे पास पर्शिया का राजा बैठा हुआ है, तो पर्शिया का राजा हमारी मदद करेगा अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हो पाता है, ठीक है। हाँ,
इन्होंने ऑटो वन बिस्मार्क को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है जर्मनी का, ठीक है। उसके बाद में ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर ले, क्योंकि जर्मनी यूनिफाइड अभी तक नहीं हुआ। अगर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है और उसके बीच में बहुत सारी जैसे फ्रांस, स्पेन या कोई और भी पावर बीच में आके ऑस्ट्रिया जैसी रोकेंगे, तो उसके लिए मदद हमारी कौन करेंगे, पर्शिया के राजा करेंगे। तो पर्शिया के राजा हमको यूनिफाइड करा के रहेंगे। ये बात ऑटो वन बिस्मार्क ने बहुत अच्छे से विलियम वन को भी समझा ली। तो विलियम वन भी तैयार था कि करो, आपको जो करना है आप करो, आप अपने जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए आपको जो करना है आप करो, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो गई क्लियर। चलिए, सारे लोग यही बात चाहते थे, ऐसा होना शुरू हो गया। बात हो गई 1864 की, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होने ही वाला था कि उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पे डेनमार्क बीच में कूद पड़ा। डेनमार्क कहाँ पे है देखो जरा लोकेशन, जर्मनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। डेनमार्क जर्मनी के जस्ट ऊपर, ठीक है। हाँ बाहर की पावर्स इसलिए आएंगी क्योंकि पर्शिया को जो कंट्रोल अभी तक जर्मनी के ऊपर करके रखा था पर्शिया ने, उस कंट्रोल को छीनने के लिए अभी ऑस्ट्रिया की भी नज़र है। ऑस्ट्रिया अभी भी चाहता है कि वो जर्मनी को वापस ले सके। फ्रांस में नेपोलियन 3 आ चुका है, नेपोलियन 3 भी नहीं चाहता कि ये बतना बड़ा जो हमारे पास में कॉन्फेडरेशन था वो चला जाए, तो फ्रांस की भी नज़र उसके पास में उधर है। अब मैंने तीसरा नाम भी लिख दिया, डेनमार्क। तो ये सब लोग चाहते थे कि अभी एक खुला पड़ा हुआ है जर्मनी, जिसको अभी भी यूनिफाई नहीं किया गया, ना तो वो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बना हुआ है किसी एक के कंट्रोल में, तो क्यों ना हम लोग मिल बांट के छीन लें। इसलिए यहाँ पे ये सब ड्रामे हो रहे हैं जो आप लोग देख रहे हैं। वरना तो क्या होता, अगर इंडिपेंडेंट बन गया होता तो पहले ही नहीं स्टेट बन गया होता, नहीं हुआ ना इंडिपेंडेंट, अभी भी पर्शिया के कंट्रोल में ही। तो यहाँ पे डेनमार्क आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है। डेनमार्क आके क्या करता है, यहाँ पे चुपके से ऊपर से, अभी तक डेनमार्क का कोई भी नाम नहीं है, कहीं पे भी कोई नाम नहीं है, और डेनमार्क इसी का फ़ायदा उठा लेता है कि मेरे ऊपर तो किसी की नज़र ही नहीं पड़ेगी, मैं आता हूँ चुपके से जर्मनी लेकर चला जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये आया ऊपर से, इसको थोड़ा सा निवाला मिला आसपास के एरिया का, ये लेके भागने की कोशिश करी इसने, ठीक है। तो डेनमार्क यहाँ पे आया और डेनमार्क ने यहाँ पे आके जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्टेट का मतलब बताओगे कोई, जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। क्योंकि जर्मनी के अंदर यहाँ पे रहने वाले लोग अभी फ्रेंच भी बोलते थे, ठीक है, यहाँ पे जर्मन भी बोला करते थे और अदर लैंग्वेजेस पे कुछ लोग बोला करते थे। लेकिन उन लैंग्वेजेस में से जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी वो डेनमार्क की क्लोजिंग बाउंड्रीज थी, और वो डेनमार्क ने अटैक करा और अटैक करके जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को ले जाना शुरू कर दिया, ठीक है। इन स्टेट्स का एक नाम है, उस नाम को बोला जाता है, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स जो होती हैं उनको बोला जाता है शेल्सविक। क्या बोला जाता है, शेल्सविक। डेनमार्क से बाउंड्री मिलती है ना उसकी, जर्मनी की, ऊपर ये जो आप दिख रहा ये डेनमार्क है, ये जर्मनी है। तो यहाँ की जो स्टेट है ये आसपास की ये वाली जो स्टेट है, डेनमार्क को मिला मौका, बोला जितना मिल रहा उतना लेके भाग लो। तो ये जर्मन स्पीकिंग पीपल थे यहाँ में, तो डेनमार्क यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ की शेल्सविक स्टेट्स को लेके भागने की कोशिश करता है। शेल्सविक स्टेट्स इसको बोलते हैं जहाँ पे लोग जर्मन बोला करते थे, जर्मन लैंग्वेज बोला करते हैं, ठीक है। डेनमार्क लेके भागेगा तो कौन बचाएगा, पर्शिया बचाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो 1864 के अंदर यहाँ पे एक वॉर शुरू हो जाता है, उसको बोला जाता है डेनिश पर्शियन वॉर। कब हुआ, 1864 के अंदर, डेनिश पर्शियन वॉर। देखो अब क्या हुआ, 1864 में डेनिश पर्शियन वॉर हो रहा है, डेनमार्क कुछ स्टेट को यहाँ पे छीन के जा चुका है, ठीक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे ये खोपड़ी चलाता है अपनी, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। इसने बोला मौका अच्छा है,
और पर्शिया के एम्पायर से भी थोड़ा सा आज़ाद होने का चांस मिल रहा है हमको कि डेनमार्क को अगर ये लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए तो डेनमार्क की लड़ाई से फ़ायदा मिलेगा कि जर्मनी को, ठीक है। तो जर्मनी यहाँ से हमारे पावर में आ सकता है। तो वो कैसी खुराफाते करते थे पहले के लोग, अभी आपने पहले पीछे भी नाम पढ़ा हुआ है, गरबाल्डी वगैरह का भी नाम पढ़ा है, कैसी खुराफाते करते थे वो लोग, दिमाग में उनके क्या क्या चलता था। कैवियर को तो देखा आपने, माइंड बोला जाता था जिसको, क्या दिमाग चलाता था। यही दिमाग यहाँ पे बैठ के ऑटो वन बिस्मार्क चला रहा है, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क यहाँ पे जो दिमाग चला रहा है, उसने दिमाग क्या चलाया, वो डेनमार्क ने जब इसके ऊपर अटैक करा, पर्शिया कूद गया कि चलो मैं बचाऊंगा तुम्हें। यहाँ से बिस्मार्क भागा और भागता हुआ आया ऑस्ट्रिया के पास, बोला हाँ जल्दी 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 मदद करो हमारी, आगे हमको लूटे चले जा रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया बोला कि मतलब जर्मनी वाले लोग अभी भी हमारे साथ थोड़ा ईमानदार हैं, लग रहा कि हमसे मदद मांगने चले आए हैं, ठीक है। तो बिस्मार्क ने क्या करा, पर्शिया मदद कर रहा है पूरी तरीके से, इसने क्या करा, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई, इसको बोलते हैं टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। टू फोल्ड स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होगा कि इसने तुरंत पर्शिया के अलावा ऑस्ट्रिया को भी बुलाया और ऑस्ट्रिया से बोला कि आप भी हमारी मदद करो वरना डेनमार्क जो है सारी की सारी स्टेट लेके भाग जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रिया बोला चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे आगे, ठीक है। पर्शिया इस बात से नाराज़ हो गया, पर्शिया बोला कि जब हम तुम्हारी मदद कर रहे थे तो तुमने फिर क्यों ऑस्ट्रिया को बुलाया। तो इसने क्या करा, दोनों के बीच में क्या करा, एक ट्रीटी करा दी, चुपचाप संधि टाइप की एक बात करा दी। इसने बोला कि ऑस्ट्रिया पर्शिया दोनों मिलकर आपस में डिसाइड कर लो और डेनमार्क से हमें बचा लो, बस बाकी आप लोग जो बोलोगे हम लोग आपके पावर में भी आ जाएंगे, आपके पावर में भी आ जाएंगे। तो ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों इस बात के लिए राजी हो गए और दोनों ने मदद करना शुरू कर दी, किसकी, यहाँ पे जर्मनी की। तो ये ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों मिलकर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं डेनमार्क पे। अब ये 1864 का वॉर क्या बन गया, सिर्फ डेनिश और पर्शियन वॉर बचा नहीं, ये क्या बन गया, डेनिश वर्सेस ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर। ठीक, अब ये क्या बन गया, डेनिश वर्सेस ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर। ऑस्ट्रो पर्शियन या ऑस्ट्रिया और पर्शिया को साथ में कौन लेके आया, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। इन दोनों को साथ में ये लेके आया, साथ में लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी इसकी, यही टू फोल्ड स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसने दोहरी नीति अपनाई और दोहरी नीति अपनाते हुए इसने बोला चलो ठीक है भाई ऐसा ऐसा काम कर लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कौन जीत जाएगा, आप सबको पता ही होगा कौन जीत जाएगा यहाँ पर, ऑस्ट्रो पर्शियन एम्पायर जीत जाएगा, बड़ा एम्पायर है, ऑब्वियस सी बात है। अकेला पर्शिया भी लड़ता तो जीत जाता, लेकिन ऑस्ट्रिया को लाने की यहाँ पे ज़रूरत क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वो टू फोल्ड स्ट्रेटेजी को अपना के बांटना चाहता था, ठीक है। बांटो और राज करो, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। चलिए आगे देखते हैं। यूनिफिकेशन किया था ना इन्होंने, यूनिफिकेशन के लिए इंडिया के काम किया, वो जगह जगह से जो इधर उधर भाग गए थे सारे फेडरेशन, उन सबको साथ में लाने के लिए इन्होंने काम किया था। यही इन्होंने किया, बिस्मार्क ने यहाँ पे किया, इसलिए उनको बोला जाता है बिस्मार्क, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत दिमाग लगाया था, उतना दिमाग ना लगाते अगर वो तो बहुत सारे स्टेट्स टूट के पता नहीं कहाँ चली जाती। और वो एकमात्र अकेले पर्सन थे, लगभग सब लोग हार मान चुके थे, बोले पाकिस्तान हाथ से चला गया तो ये भी हाथ से चले जाएंगे, लगभग ये हालत हो चुकी थी। बोले ऐसे कैसे चले जाएंगे, तो उनको भी ज़रा खोपड़ी चलाते हैं, और उन्होंने फिर खोपड़ी चलाई थी। यहाँ पे जो आप फेडरेशन देखते हैं ना, वो उन्हीं की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार UPSC के अंदर लिखने के लिए आया था, जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया की बातें कर रहे हैं ना आप लोग, तो इंडिया के अंदर किसने ये काम किया था और फेडरेशन को किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया था। शायद अभी ये पेपर GS2 का डिस्कस करें, ये बात आएगी, शायद आएगी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व होने के बाद में आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि ये लोग जीत जाएंगे, ऑस्ट्रो पर्शियन एम्पायर जीत जाएंगे। जीतने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि अब ऑस्ट्रिया भी जीता है, पर्शिया भी जीता है, तो क्या करा गया कि जर्मनी जो है, इन्होंने बोला जर्मनी जो है, जर्मनी पर्शिया से बोला गया कि अकेले रूल करना मुश्किल है क्योंकि सभी लोगों की नज़रें हैं इसके ऊपर। बिस्मार्क ने भी सजेस्ट किया कि भाई देखो मैंने पहले ही बोला था दोनों मिलकर लड़ लो, आधा तुम ले लेना आधा तुम ले लेना। बिस्मार्क ने क्या करा, बोले नदन जर्मनी जो है पूरी की पूरी,
वो नदर्न जर्मनी रख ले पर्शिया अपने पास में, सदर्न जर्मनी जो है पूरी की पूरी वो सदर्न जर्मनी रख ले अपने पास में ऑस्ट्रिया। सारे लोग बोले पागल हो गया ये आदमी, जैसे तैसे छिन छिना के पर्शिया के पास में थोड़ा बहुत आया था, इसने क्या करा वापस से पूरा का पूरा धज्जियाँ बुला दी जर्मनी की। ठीक, इतनी मुश्किल से हम लोग सब एक करने में लगे पड़े और इसने क्या करा सारा का सारा काम बिगाड़ दिया। ठीक, इसको बोला जाता है कि जो जर्मनी का जो आप लोग देख रहे हैं डिवीज़न हुआ नदर्न जर्मनी और सदर्न जर्मनी के अंदर, ये किसके थ्रू हुआ था? इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वेना। ये हुई थी 1864 के अंदर। अब हुई है 1864 में हुई है ट्रीटी ऑफ वेना। मैंने ये बोला वॉर हो गया, वॉर में कौन जीत गया? ऑस्ट्रो पर्शियन एम्पायर जीत गया। अब बिस्मार्क ने बोला था कि ऑस्ट्रिया हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें भी थोड़ा लैंड दे देंगे। ठीक है, तो यही किया इसने बोला ट्रीटी ऑफ वेना साइन करवा दी दोनों के बीच में। और ट्रीटी ऑफ वेना में क्या हो गया? नदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी किसको दे दिया गया? पर्शिया को दे दिया गया, और सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। देखिए अब ये स्ट्रेटेजी है, इसने दिया नहीं है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और सब खुश थे यहाँ पे। पर्शिया थोड़ा नाराज जरूर होगा क्योंकि उसके हाथ से पूरी पावर जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रिया खुश था, चलो वो सदर्न पार्ट जर्मनी का मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके पीछे बिस्मार्क की खोपड़ी कहीं ना कहीं चल रही थी। लेकिन लोग जो सामने होगा वही तो देखेंगे। लोगों को दिखा कि इसने क्या करा, जर्मनी को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। ऐसा करने के पीछे दो लॉजिक हैं। देखिए, एक लॉजिक ये था कि बिस्मार्क पर्शिया का बिल्कुल वफादार नहीं था, पहली बात दिमाग में ये रखिएगा। बिस्मार्क सिर्फ और सिर्फ जर्मनी का वफादार है और वो जर्मनी को ही एक करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको पर्शिया को ही क्यों ना पूरी तरीके से बर्बाद करना पड़े या उसका त्याग देने पड़े, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरी तरीके से ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के ऊपर काम करता था। बोला जाता है कि बिस्मार्क ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? हाँ, याद आ गया तो लिख भी लो। बिस्मार्क ने जो पॉलिसी अपनाई थी उसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बोला जाता है। भारत के अंदर ये पॉलिसी किसने अपनाई? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने भारत के अंदर ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। यही पॉलिसी बिस्मार्क अपनाया हुआ था कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब था ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी का मतलब चाहे ऑस्ट्रिया है, चाहे पर्शिया है, या जर्मनी के बीच में जो भी आएगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, सीधा का सीधा मतलब यही होता है इसका। तो ये ट्रीटी ऑफ वेना यहाँ पे साइन हुई 1864 के अंदर। 1864 से हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 1866 हुआ था। जो बिस्मार्क चाहता था वो बिस्मार्क ने यहाँ से करना शुरू कर दिया। हमने कब से पढ़ा है जर्मनी का यूनिफिकेशन? 1866 से 71, ये वही डेट आ गई है 1866। पीछे का पूरा बैकग्राउंड सब क्लियर हो चुका होगा आप लोग को अब तक। 1866 की डेट, 1866 की डेट आई, आते ही इसने क्या करा, इसने ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था उस ऑस्ट्रियन एम्पायर को एक्यूज कर दिया फॉर इंटरफियरिंग into the territory of Schleswig। ठीक, ऑस्ट्रियन एम्पायर एक्यूज्ड फॉर इंटरफेयरिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ शेल्सविग। शेल्सविग की जो टेरिटरी थी उस टेरिटरी के अंदर घुसने का आरोप लगा दिया इसने। किसके ऊपर? ऑस्ट्रियन के ऊपर। किसने? बिस्मार्क ने। बात समझे? 1866 आया, 1866 के आने के बाद में क्या करा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप शेल्सविग की टेरिटरी के अंदर ज़बरदस्ती घुस रहे हैं और ये गलत बात है। ठीक है, आरोप समझ आ गया? आरोप क्या लगाया इन्होंने? आरोप बिस्मार्क ने ऑस्ट्रियन एम्पायर के ऊपर ये लगाया कि आप ज़बरदस्ती इस टेरिटरी के अंदर घुस रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, गलत है। आप इस टेरिटरी के अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है, इस टेरिटरी के अंदर नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि शेल्सविग किसका पार्ट है? पर्शिया का पार्ट है ना। नॉर्दर्न जर्मनी किसके पास में? और शेल्सविग कहाँ आता है? नॉर्दर्न जर्मनी में तो आता है। डेनमार्क कहाँ से लेके भागा शेल्सविग को? नॉर्दर्न जर्मनी से लेके भागा था ना। तो शेल्सविग कहाँ पे है? नॉर्थ जर्मनी में है ना। तो नॉर्थ जर्मनी किसका पार्ट है? पर्शिया का पार्ट है। पर्शिया भड़क नहीं जाएगा इस बात से? जब ये न्यूज़ पर्शिया सुनेगा या इस तरीके की चीज़ें सुनेगा तो पर्शिया भड़क जाएगा। ये थी स्पार्क और आग लगाना।
किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में। तो इसने बोला कि ऑस्ट्रिया फिर से कोशिश कर रहा है कि पूरे के पूरे जर्मनी को ले लेगा, और ऑस्ट्रिया अब नदन जर्मनी में भी आ रहा है। यहाँ पे शेल्सविक का मतलब नदन जर्मनी के अंदर जाना ही है, ठीक है। इस बात से क्या हुआ, यहाँ पे पर्शिया पूरी तरीके से भड़क गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में अब क्या होगा, यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक। किसके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगा? ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में। ये 1866 का समय है, इसको बोला जाता है ऑस्ट्रियन पर्शियन वॉर, सॉरी ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर, ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर 1866। टाइम क्या हो? 1866 ऑस्ट्रियन एम्पायर ने एक्यूज करा, ऑस्ट्रियन एम्पायर को एक्यूज करा गया बिस्मार्क के द्वारा कि वो शेल्सविक के टेरिटरी के अंदर घुस रहा है। शेल्सविक की टेरिटरी कौन सी है? नॉर्दर्न जर्मनी वाली है, और किसके कंट्रोल में? पर्शिया के कंट्रोल में। इसकी वजह से किसमें वॉर हो जाएगा? ऑस्ट्रिया और पर्शियन के बीच में वॉर हो जाएगा। ये वॉर कब हो गया? ये वॉर आपका हो गया 1864। कहाँ से आ गया? हाँ, ये वॉर कब हो गया? 1866 के अंदर हो गया, ठीक है। 1866 में जब ये वॉर हो गया, इस वॉर को कंप्लीट करके क्लास ओवर करते हैं, बाद में आगे करेंगे, ठीक। ऑस्ट्रिया पर्शियन वॉर हुआ। इस ऑस्ट्रिया पर्शियन वॉर के अंदर यहाँ पे ये विक्ट्री मिली, यहाँ पे पूरी तरीके से पर्शिया को। किसको विक्ट्री मिली? पर्शिया को। पर्शिया को जैसे ही विक्ट्री मिली यहाँ पे, पर्शिया से जो चाहता था बिस्मार्क, पर्शिया से उसने वो करवा लिया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट और लेते हुए चलना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इतना ये वाला साइड का जो रीजन है, इसको बोला जाता है राइनलैंड। क्या बोला जाता है? राइनलैंड। राइनलैंड के ऊपर जब तक वॉर चल रहा था ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में, फ्रांस ने थोड़ा थोड़ा रीजन यहाँ से चुराना शुरू कर दिया। तो थोड़ा रीजन जर्मनी का किसके पास में चला गया? फ्रांस के पास में भी चला गया। फ्रांस अभी तक शांत बैठा हुआ था, फ्रांस को मौका मिला, ऑस्ट्रिया और पर्शिया में वॉर चल रहा है, तो यहाँ से क्या करता? थोड़ी बहुत बाउंड्री, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई जानवर जब पड़ा होता है तो क्या करा जाता है? मरा जानवर अगर कोई पड़ा है तो बाज, चील, बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर अटैक करते हैं, जिसको जो मिलता है नोच के भाग जाता है, ठीक है। यही हुआ इस समय में पूरा। डेनमार्क को मौका मिला, वो छीन के भागा, ठीक। अभी फ्रांस को मौका मिला थोड़ा बहुत, तो फ्रांस राइनलैंड को छीन के भाग गया, ठीक है। तो राइनलैंड को छीन के भाग गया। अब यहाँ हुआ ऑस्ट्रियो पर्शियन वॉर। ऑस्ट्रियो पर्शियन वॉर जब हुआ यहाँ पे, तो पर्शिया यहाँ पे जीत गया। पर्शिया के जीतने के पीछे दो आधार थे। एक आधार तो ये था कि ऑस्ट्रो पर्शियन एम्पायर के अंदर हमने ये देखा कि बिस्मार्क जो है पूरी तरीके से पर्शिया को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि पर्शिया यहाँ पे रुक जाए। वो लिबरल भी है, और साथ साथ में मैं उससे अपनी बाउंड्री को आसानी से ले भी सकता हूँ, यूनिफिकेशन भी करा सकता हूँ। दूसरी चीज़, उसने पर्शिया के सामने एक शर्त और रखी थी कि अगर आप इस वॉर में जीत जाते हो, तो इस वॉर में जीतने के बाद में आप जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दोगे। जर्मनी की यूनिफिकेशन की तो बात चली थी, तो पर्शिया इसके लिए मान जाता है, ठीक है, अगर हम इस वॉर में जीत गए तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर दिया जाएगा, इस बात के लिए मान जाते। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए इस वॉर को करा गया। बिस्मार्क ने नो डाउट पर्शिया का साथ दिया, और ऑस्ट्रिया किसके पास जाएगा मदद मांगने? फ्रांस के पास जाएगा। क्लियर है बात? दोनों भाई भाई आपस में, ठीक है। तो दोनों, ऑस्ट्रिया जैसे गया फ्रांस के पास मदद मांगने, बिस्मार्क खड़ा हो गया बीच में आगे। बिस्मार्क ने बोला फ्रांस से कि रुको, अब हमारी बात भी सुन लो, ऑस्ट्रिया की मदद करने से पहले। बोले ये जो राइनलैंड का एरिया जो पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये राइनलैंड का एरिया पूरा का पूरा मैं तुम्हें दे दूंगा जैसे ही कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, टेंशन मत लेना, सारा का सारा। राइनलैंड को छोड़ो, अगर राइन के आगे वाइनलैंड भी आएगा वो भी तुम ले लेना, ठीक है। तो बोले जितना भी लैंड आएगा वो लैंड सारा का सारा रख लेंगे अपने पास। तो फ्रांस को आपको पता है पहले भी पिघला था, एक बार फिर पिघल गया, ठीक है। तो यहाँ फिर पिघल गया फ्रांस, और फ्रांस के पिघलते ही यहाँ पे वॉर कौन जीत गया? पर्शिया यहाँ पे वॉर जीत जाता है। पर्शिया के वॉर जीतते ही पर्शिया यहाँ पे अनाउंस कर देता है क्या? जर्मनी क्या यूनिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है।
अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के अनाउंस करते समय बीच में एक चीज़ आ रही है। अब बीच में एक चीज़ कौन आ रही है? अभी फ्रांस आ रही है। फ्रांस के पास में जो ये राइनलैंड वाली बात थी, ये राइनलैंड वाली बात आ रही है। फ्रांस आया भागता हुआ जल्दी से किसके पास में? बिस्मार्क के पास में। बिस्मार्क से बोला हाँ कहाँ है भैया राइनलैंड? दो जीत गया अब तो तुम, पर्शिया वर्शिया जीत गया। बोले कौन सा राइनलैंड? काहे का राइनलैंड? ठीक है, बोले एक राइनलैंड कुछ नहीं मिला है तो भाग जाए। चलो चलो हो गया हमारा काम, हमारा यूनिफिकेशन होने वाला है 1866 के अंदर, क्योंकि हमें पर्शिया का सपोर्ट है पूरा और राइनलैंड हम तुमको नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ एक कांटा बचा मेरे ख्याल से। आप देख रहे हो ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से हटा दिया गया यहाँ से, ऑस्ट्रिया का कोई कंट्रोल नहीं बचा। हाँ फ्रांस थोड़ा बहुत कंट्रोल उसका बचा हुआ है, तो फ्रांस से भी निपट लिया इन्होंने। कब? 1870 के अंदर। ये वाला जो बवाल मचाया था फ्रांस की, हमको राइनलैंड दो वरना हम अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोले तुम करो अटैक, देख लेंगे। यहाँ पे अटैक करा, अटैक होने के बाद में यहाँ पे हुआ अब फ्रांस एंड पर्शिया वॉर। किसका वॉर हुआ है? फ्रांस और पर्शिया। क्योंकि कंट्रोल किसका है जर्मनी में? पर्शिया का। तो लड़ेगा लड़ाई कौन? बिस्मार्क थोड़ी लड़ेगा आगे, बिस्मार्क तो पर्शिया को खुदा देगा, कहेगा जाओ लड़ो जाके, ये राइनलैंड मांग रहे तुम्हारा चला जाएगा वरना। ठीक है, तो इसने तुम्हारा कर 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 करके अपना कर लिया सारा का सारा। ठीक है, तो उसके बाद में पर्शिया यहाँ वॉर में लड़ा। 1870 में फ्रांस भी यहाँ हार जाता है और हारने के बाद में कंट्रोल किसके हाथ में? पर्शिया के हाथों में। ठीक है, पर्शिया के हाथों में जैसे ये कंट्रोल आता है तो ये बात आ जाती है अब 1871 की। 1871 के अंदर जर्मनी को फुल्ली क्या करा जाता है? डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनिफाइड। ठीक है, जर्मनी को फुल्ली यूनिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है और जर्मनी की कैपिटल किसको बना दिया जाता है? बर्लिन को। किसको? बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल बन जाती है और बर्लिन की कैपिटल बनने के बाद जर्मनी पूरी तरीके से यूनिफाइड हो गया। लेकिन अभी भी इसके ऊपर पावर का कंट्रोल किसका है? पर्शिया का है। और ये कंट्रोल चलेगा 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 कब तक? जब तक पर्शिया विघटित नहीं हो जाता। ठीक है, यूनिफिकेशन जर्मनी का होना था, वो यूनिफिकेशन हो चुका 1871। ठीक है, जब तक पर्शिया टूट नहीं जाता, विघटित नहीं हो जाता, जो 8 स्टेट अलग अलग पर्शिया के अंदर थी, वो 8 स्टेट भी तो टूटेंगी अभी। ठीक है, तो वो 8 स्टेट जब तक टूट नहीं जाती, पर्शिया सेपरेट नहीं हो जाता या वर्ल्ड वॉर 1 नहीं आ जाता, वहाँ पे चलेगा। वर्ल्ड वॉर 1 नहीं आ जाता तब तक ये कंट्रोल करेंगे इसको। हाँ हाँ, उसके अंदर तो टूटा था ना ये बाद में, इसके बाद में ये टूट गया। तो मैंने बोला था ना पर्शिया इज नॉट ओनली पर्शिया, पर्शिया एक कॉन्फेडरेशन है 8 स्टेट्स का। 8 स्टेट्स आते थे उसके अंदर, तो ये 8 स्टेट मिलके ही सब किया करते थे ये सारा का सारा। ठीक है, देखो ये आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी भी इसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है? पर्शिया का ही पॉलिटिकल कंट्रोल है। लेकिन कंट्रोल होने से क्या होता है? यूनिफिकेशन की डिमांड की थी बिस्मार्क ने और वो यूनिफिकेशन इनको मिल चुका है। ठीक है, कंट्रोल किसका है, कैसा है, क्या है, वो सब कंट्रोल से निपट लेंगे हम लोग। हालांकि अगर आप लोग जर्मनी की हिस्ट्री की बात करोगे तो जर्मनी की हिस्ट्री के बाद में अभी हम लोग बात करेंगे जर्मनी एक बार और टूट जाएगा आगे जाके। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 का समय आता है तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी एक ईस्टर्न जर्मनी और एक वेस्टर्न जर्मनी में टूट जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है? इसकी कैपिटल बनती है ईस्टर्न बर्लिन, वेस्टर्न बर्लिन, ऐसे कैपिटल भी बनती है। 1990 कब हुआ है? 1990 अभी रिसेंट में 30 साल हुआ है, मुश्किल से 32 साल, तब जाके फाइनल जर्मनी यूनिफाइड हो पाया है। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट फेज पढ़ा है यूनिफिकेशन का, हमको इतना। हाँ, उससे ही पहले ये सब चल रहा था। हाँ, उससे पहले यही सब चल रहा था, तभी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रीज़न ये भी था उसके पीछे। ठीक है, तो ये फाइनली 1990 में होगा। इतना लंबा तो हमको 1990 तक अभी नहीं जाना है, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे वो सब हम लोग। ठीक है, यहाँ हमको पता लगा कहानी कब से शुरू हुई। 1804 नेपोलियन से शुरू हुई थी और 1871 में बिस्मार्क की स्ट्रेटेजी के थ्रू, जो उसने यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज की बहुत सारी, उन सब के थ्रू उसने फाइनली जर्मनी को यूनिफाइड करा लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी क्लियर है सारी चीज़ें? इसको जब तक देख नहीं लोगे, सारे ईयर्स को रिवाइज नहीं कर लोगे एक बार, तब तक ये याद नहीं होंगे अभी। ठीक है, सारे ईयर्स जो भी हैं इन सबको तेज़ी से रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि तेज़ी से पर्शिया में रशिया का पार्ट है, मैंने लिखाया था। पर्शिया की एक बाउंड्री थी ना रशिया, ठीक है,
पर्शिया की एक बाउंड्री थी रशिया। अभी यहाँ पे पर्शियन एम्पायर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रशिया के फॉर्म में जब हम लोग देखेंगे तो मैंने बोला भी था ये भी कि पर्शिया से रशिया अलग हो चुका था। हाँ, डेनमार्क भी पार्ट था उसका, डेनमार्क भी। आप 8 स्टेट निकाल के तो देखो क्या क्या पार्ट है उसके, तो आपको खुद क्लियर होगा। ठीक, तो क्या हो गया, ऊपर हो नीचे हो कोई भी बाउंड्री को कैप्चर कर सकता था जो पावरफुल होगा, जरूरी थोड़ी है। यहाँ से फ्रांस से जब पर्शिया को जाके ऑक्यूपाई कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पर्शिया के अंडर में जितना भी था, रशिया, डेनमार्क, जो भी बाउंड्रीज आप देखो 8 बाउंड्रीज है, ये सब लोग अपने आप को धीरे धीरे अलग करने लगे। ठीक है, और ये वही समय है कि जो 8 स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, पर्शिया एक टाइम में अकेला बचा और कुछ नहीं बचा, उसके बाद में पूरी स्टेट ही खत्म हो गई और सब अलग अलग स्टेट बन गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक, चलिए इसको यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।